हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं सभी का हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने प्रोबेबिलिटी टॉपिक के अंदर स्टडी मैट के सेट सी की बात करेंगे। इस सेट सी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात यह है कि ये सेट सी के अंदर जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें कुछ लिखा हुआ है ऊपर। क्या लिखा हुआ है सर? जरा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। राइट डाउन द करेक्ट आंसर्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले तो है नहीं, उनकी वेटेज 5 मार्क्स के लिए वो 2-2 नंबर, 1-1 नंबर में ही पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा लेंथी है, जिनको सॉल्व करने में कम से कम 5 से 7 मिनट का समय तो लगेगा ही लगेगा। तो आप चाहे तो इस एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हैं भाई, अपने कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। आप कुछ एक्स्ट्रा तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं नहीं मेरे को 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, तो आप 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की तैयारी करिए। लेकिन मैं जिन क्वेश्चंस के लिए कहूं कि ये क्वेश्चन लेंदी है, आप उन क्वेश्चन को तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये दिमाग में से वहम निकाल दीजिएगा कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। मैंने आपको बताया सारे क्वेश्चंस लेंदी नहीं है, कुछ क्वेश्चंस तो वर्बली हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लगेगा। तो उस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी राम इच्छा, जैसी प्रभु इच्छा होगी वैसा हम करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सेट सी की, और जिसमें हम सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1, एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग अटेम्प्ट। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम वुड कंटेन 53 संडे। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक लीप ईयर में 53 संडे हो। अब सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जी, अगर हम बात करें तो भाई एक ऑर्डिनरी ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है। ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं, और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। इसको ना ऐसे नहीं, मैं इसको 2 पार्ट ऐसे कर लेता हूं। यहां ऑर्डिनरी ईयर और यहां कर लेते हैं लीप ईयर। यहां कर लेते हैं ऑर्डिनरी ईयर, यहां कर लेते हैं लीप ईयर। इसमें होते हैं 365 डेज और इसमें होते हैं 366 डेज। ये मैं आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। अब ये कह रहा है 53 संडे आने चाहिए, चाहे मैं ऑर्डिनरी ईयर की बात करूं चाहे मैं लीप ईयर की बात करूं। 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सबसे पहले तो ये चेक करें ना कि 365 डेज में कितने संडे आएंगे ही आएंगे। तो हम क्या करें भाई, एक वीक में एक संडे आता है, तो डिवाइड बाय 7 डेज कर दे, तो हमें पता लग जाएगा कितने संडे या कितने मंडे या कितने ट्यूसडे या कितने वेडनेसडे या कितने थर्सडे या कितने फ्राइडे या कितने सैटरडे आएंगे। बात समझ में आ गई? तो जैसे हम इसे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 52 क्या वीक्स, और हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। चेक कर लीजिए, 52 इंटू 7 करेंगे तो आएगा 364, ठीक है ना, प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा आपका 365। ऐसे ही यहां पे भी आप अगर 7 डेज से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आएगा 52 वीक्स, और साथ में आएगा 2 डेज एक्स्ट्रा में आएंगे। अब ये 52 वीक्स का मतलब तो ये हुआ कि 52, यहां 53 डेज नहीं, 52 संडे है। हाँ, तो 52 संडे पढ़ेंगे, 52 मंडे पढ़ेंगे, 52 ट्यूसडे पढ़ेंगे, 52 वेडनेसडे पढ़ेंगे, 52 थर्सडे पढ़ेंगे, 52 फ्राइडे पढ़ेंगे, और 52 सैटरडे भी पढ़ेंगे। माने 52 तो आना ही आना है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अब रह गया एक दिन एक्स्ट्रा, हमें चाहिए 53 संडे। तो वो जो एक दिन है वो क्या क्या हो सकता था? वो हो सकता था या तो मंडे, या ट्यूसडे, या वेडनेसडे, या थर्सडे, या फ्राइडे, और या सैटरडे, और या फिर संडे। यही तो हो सकता था। अब हमें चाहिए 53 संडे। 52 वीक का मतलब 52 संडे तो पढ़ चुके हैं, हमें एक संडे और चाहिए। तो एक संडे कितने, ऐसे कितने फेवरेबल केस है? एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 53 संडे की?
53 संडे की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/7। कितनी हो जाएगी 1/7। भाई 7 केसेस है, 7 में फेवर में एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/7। ऐसे यहां पे जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचे, ये 2 दिन क्या क्या हो सकते थे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। ठीक है ना। अब यहां 53 संडे चाहिए हमें। हमारे 53 संडे की बात करें लीप ईयर में, तो कितने दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं 2 दिन। वो 2 दिन ये हो सकते थे, और यहां पे संडे मंडे। ठीक है ना। तो अब हमारे फेवर में कौन कौन से केस हैं, एक तो ये और एक ये, 2 केसेस हैं। तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे की क्या हो जाएगी, यहां 53 संडे की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/7। माने जितने दिन एक्स्ट्रा बचे अपॉन 7, यहां 1 दिन एक्स्ट्रा बचा तो प्रोबेबिलिटी 1/7, यहां 2 दिन एक्स्ट्रा बचे तो प्रोबेबिलिटी 2/7। बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा 2/7। लीप ईयर की बात कर रहा था ना, लीप ईयर की बात कर रहा था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 2/7। माने आंसर हो गया हमारा 2/7। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 1 हेड। मोर देन 1 हेड माने 1 हेड चलेगा और 2 हेड चलेगा। जब एक कॉइन को 3 बार टॉस कराते तो 8 केसेस बनते हैं। कौन कौन से, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। आप सोच रहे हैं सर ये 2 बार लिखे, अरे भाई लुक तो जाओ, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तीसरी बार में या तो हमने हेड लगा दिया या तीसरी बार में हम टेल लगा देते हैं, ये बनके तैयार हो गए। अब वो कह रहा है मोर देन 1 हेड, माने 1 हेड भी चलेगा, 2 हेड भी चलेगा और 3 हेड भी चलेगा। माने सिर्फ 0 हेड वाला केस छोड़कर, 0 हेड माने ये 3 टेल वाला केस छोड़कर बाकी सब में कम से कम 1 हेड तो है ही। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 7/8। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 7/8। यहां 7/8 है ऑफ मोर देन 1 हेड। मोर देन 1 हेड में तो 7/8 आंसर आना चाहिए सर। मोर देन 1 हेड में तो 7/8 आंसर आना चाहिए। मोर, अच्छा सॉरी, मोर देन 1 हेड कह रहा है। मोर देन 1 हेड माने 1 से ज्यादा, माने 2 हेड और 3 हेड वाले केस देखेंगे। 2 हेड वाले कितने केस है, 2 हेड वाले कितने केस है 1, 2 और 3। और 3 हेड वाले कितने केस है 1, तो कितने हो गए 4। टोटल कितने हैं 8। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/8। 4/8 का मतलब आंसर कितना हो जाएगा आपका 1/2। आंसर कितना हो जाएगा 1/2। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5 मार्क्स कैरी करने चाहिए क्योंकि उनकी कैलकुलेशन लेंदी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वर्बली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। तो यहां हमने केसेस लिख दिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल केस हो गए 36। वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉइंट्स नाइदर 6 नॉर 9। माने सम की बात कर रहा है, सम ना ही 6 हो और ना ही 9 हो। तो सम 6 के कितने केसेस बनेंगे सर, सम 6 के कितने केस बनेंगे। सम 6 की, पहले सम 6 की बात करें, सम 6 के कितने केस बनेंगे 5 केस बनेंगे। आप चाहे चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको टेबल भी लिखवाई है। सम 9 के कितने केस बनेंगे सर, सम 9 के केस बनेंगे 5 4 केस बनेंगे, 10 11, हाँ 4 केस बनेंगे। माने टोटल मिला के जो फेवर में नहीं है, जो फेवर में नहीं है वो 9 केस। टोटल केस कितने होते हैं 36। माने प्रोबेबिलिटी दैट सम इज नॉर 6 और नॉर 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 में से 9 केसेस माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाय 36, दैट इज इक्वल टू 27/36। ये 9 की टेबल से कट जाएगा, 3 जा 4 जा, आंसर आ गया 0.75। आंसर आ गया 0.75। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 चिल्ड्रन सेलेक्टेड एट रैंडम वुड हैव डिफरेंट बर्थडे। इट इज वेरी 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 गुड क्वेश्चन। ठीक है ना। 4 अलग अलग पर्सन है, 4 अलग अलग बच्चों के बर्थडे अलग अलग बैठे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैं अभी आपको इस क्वेश्चन समझा देता हूं, बहुत आराम से तसल्ली से समझ लीजिए। मान लीजिए यहां 4 पर्सन है, ये 4 बच्चे हैं, ये 4 पर्सन हो गए। अब इसमें निकालना है कि ऑल हैव
डिफरेंट बर्थडे दैट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले अपॉन के केस की बात करेंगे। अपॉन में कितना केस आएगा भाई, ये पर्सन मान लीजिए इसका नाम है चिंटू, इस चिंटू का बर्थडे कितने दिन पड़ सकता था, ऑर्डिनरी ईयर की बात करें 365 दिन किसी भी दिन पैदा हो सकता है। इस मिंटू का बर्थडे कितने दिन पड़ सकता था, 365 दिन। इस सिंटू का कितने दिन बर्थडे पड़ सकता था, 365 दिन। और इस टिंकू का कितने दिन बर्थडे पड़ सकता था, 365 दिन। माने अपॉन में तो 365 आएगा, कोई किसी भी दिन पैदा हो सकता है। लेकिन ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑल हैव डिफरेंट बर्थडे, सबके बर्थडे अलग अलग हो। तो चिंटू के लिए कितनी चॉइस होंगी फेवर में, 365। लेकिन जिस दिन चिंटू पैदा हुआ उस दिन मिंटू पैदा नहीं हो सकता, तो मिंटू के लिए एक दिन को छोड़ के बाकी सारी चॉइसेस होंगी 364, अगले वाले के लिए 363 और अगले वाले के लिए 362। 365 से 365 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 364 इंटू 363 इंटू 362 डिवाइडेड बाय 365 के होल पावर 3। ये आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात? तो इसका आंसर हो गया ए, इसका आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो 5 मार्क्स कैरी का था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 5 मार्क्स कैरी का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन का आंसर निकालना है। वो कह रहा है बॉक्स कंटेन 5 व्हाइट और बॉक्स कंटेन 5 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स। एक बॉक्स में 5 व्हाइट और 7 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। 2 सक्सेसिव ड्रॉ ऑफ 3 बॉल्स आर मेड, 2 सक्सेसिव ड्रॉ किए गए 3 बॉलों के। माने इसमें से हमने क्या करा, 3 बॉल ड्रॉ करी, इसमें से हमने 3 बॉल ड्रॉ करी, एक बार 3, फिर इकट्ठे एक बार और 3 करके 2 बार ड्रॉ किया। पहला केस विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट का मतलब जो बॉल निकाली वो दोबारा वापस डाल दी, जो बॉल निकाली वो दोबारा वापस डाल दी, मैंने टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कभी भी चेंज नहीं होंगे। दूसरा केस है विदाउट रिप्लेसमेंट, मैंने जो बॉल निकाली वो बाहर ही रख ली, वापस नहीं डाली, वो हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट। द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रॉ वुड प्रोड्यूस व्हाइट बॉल्स, प्रोबेबिलिटी बतानी कि पहली बॉल पहले इसमें हम जो ड्रॉ कर रहे हैं इसमें तीनों की तीनों क्या हो, व्हाइट हो। एंड द सेकेंड ड्रॉ वुड प्रोड्यूस ब्लैक बॉल्स, और तीनों में बाकी तीनों में क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। तो हम विद रिप्लेसमेंट वाला केस कर लेते हैं। जब हमें पहली 3 बॉल व्हाइट निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 7C3 अपॉन 12C3, और विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, जो बॉल निकाली वो दोबारा वापस डाल दी। अब हमें 3 ब्लैक बॉल निकालनी है, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये व्हाइट के लिए था ना, व्हाइट के लिए तो 7C3 नहीं 5C3 आएगा, 5C3 अपॉन 12C3। और दूसरे बार में ब्लैक निकालनी है तो 7C3 अपॉन 12C3। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कभी भी चेंज नहीं होंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 और 12C3 हो जाएगा 220 इंटू ये हो जाएगा 35 अपॉन 220। कुछ कट रहा है, अरे कुछ कट रहा है, काट के देख लेते हैं किसकी टेबल से, 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, और किसकी टेबल से कट जाएगा, ये 7 की टेबल से और 5 की टेबल से कट जाएगा, 7 की टेबल से कट जाएगा, 5 की टेबल से कट जाएगा, ये 7 जा, और ये बचेगा आपका 7 4 जा 44 इंटू 22। 7 वाला केस का आंसर में यही वाला है, यही आंसर हो सकता है सर। 7 अपॉन 968 इसी का आएगा, चेक कर लीजिए, मुझे दूसरा ऑप्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि मैं दूसरा ऑप्शन आपको दूसरा पार्ट इसका निकाल के दिखाऊंगा। पहला केस तो क्लियर हो गया, ये हो गया विद रिप्लेसमेंट में। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, ये वाला पार्ट कट हो जाएगा। अब आपने 3 बॉल इसमें से जो निकाली व्हाइट बॉल वो कम हो गई, 3 व्हाइट कम कर दीजिए, कितनी रह गई, 2 व्हाइट रह गई। अब कितनी व्हाइट रह गई, 2 व्हाइट, माने टोटल कितनी हो गई 9, तो 7C3 अपॉन 9C3 हो जाएगा, 7C3 अपॉन 9C3 हो जाएगा। ये हो गया केस विदाउट रिप्लेसमेंट का। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 220 और ये हो जाएगा 35 अपॉन 9C3 का मतलब हो जाएगा 126, आई थिंक सो। 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2, तो ये 3 3 जा कट जाएगा, 2 4 जा कट जाएगा, 7 4 जा 28, 3 जा 28, 3 जा 84 हुआ शायद, हाँ जी बिल्कुल सही,
84, तो यहां 84 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये 7 जा नहीं, ये तो डी कट जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, यहां 22 ले देते हैं, ये कट जाएगा, ये 5 जा और ये 1 जा 2 जा, और कुछ कट रहा है नहीं, 5/22 इंटू 12, ये 264। बात समझ में आ गई? मैंने पहले ही देख के आंसर जस्ट करके बता दिया था। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की बहुत ध्यान से तसल्ली से क्वेश्चन को समझिएगा। ये भी एक लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा 5 नंबर में होना चाहिए बिल्कुल। क्वेश्चन समझिए, बॉक्स 3 है, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स। One ball is drawn at random, then what is the probability that they would be of the same color? One ball is drawn at random from each box होना चाहिए यहाँ पे इसमें होना चाहिए from each box, from each box। हर एक बॉक्स से एक बॉल निकाली गई, तो बताइए तीनों की तीनों सेम कलर की हो, माने या तो तीनों रेड होंगी, या तीनों व्हाइट होंगी, या तीनों ब्लू होंगी। हमें सेम कलर की कंडीशन निकालनी है। अगर आप डिफरेंट कलर की कंडीशन कहता तो 1 में से माइनस कर देते, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों रेड प्लस तीनों व्हाइट प्लस तीनों ब्लू, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी एक एक करके। अब इसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5 ये टोटल कितना हो गया, पहले टोटल कर लीजिए। 5 7 12 6 18, ये हो जाएगा 4 8 12 6 18, ये हो जाएगा 3 और 4 7 और 2 9, ठीक है ना। तो पहले इसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/18, इसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/18, और इसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/9। ये रेड के लिए आ गई। प्लस अब व्हाइट की बात करेंगे, तो इसमें से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 7/18, इसमें से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 8/18, और इसमें से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/9। प्लस अब हम बात करेंगे तीनों ब्लू बॉल हो, तो 6/18 इंटू 6/18 इंटू 2/9, ये हो गया। सर एलसीएम को ना सेम कर लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेंगे आप। 18 इंटू 18 इंटू 9, 2916 अपॉन में 2916 आ गया। 5 4 जा 23 जा 60 प्लस 7 8 जा 56, 4 जा 360, 56 इंटू 4 224 प्लस 6 6 जा 36, 2 जा 72, जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 60 प्लस 224 प्लस 72 356। माने आंसर आ गया इसका, आंसर आ गया इसका 356 डिवाइड बाय 2916। अब इसमें कुछ काट सकते हो तो काट दीजिए, 729 तक लेके आना है तो आप 4 की टेबल से काट दीजिए, अपने आप आंसर निकल आएगा। 4 की टेबल से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 7 4 जा, 4 की टेबल से काट दीजिए तो 4 7 जा 28 बचा 1, 4 2 जा 8 बचा 3, 4 9 जा 36, 4 8 जा 32 बचा 3, 4 9 जा, माने आंसर आ गया 89/729। ए इज द करेक्ट आंसर। 89/729 ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो आंसर हमारा खत्म हो गया। वो कह रहा है नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर। ये तो क्लास का कराया वो क्वेश्चन है सर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो सिलेक्टेड वुड बी मल्टीपल ऑफ 7 और का मतलब क्या हुआ, यूनियन। नंबर ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय या मल्टीपल बाय 7 और 11 कह रहा है, तो दैट इज इक्वल टू अपॉन में कितना केस आएगा, 1000। अब 1000 में कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 1000 डिवाइड बाय 7 करिए, कितना आ जाएगा 142.85। तो पॉइंट वाला पार्ट छोड़ दीजिए, 142 प्लस 11 से कितने नंबर डिविजिबल होंगे, 1000 डिवाइड बाय 11 90.9। तो पॉइंट वाला पार्ट छोड़ दीजिए 90 माइनस
क्या कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 7 एंड 11 दोनों से हो जाए? तो 77 से, तो 1000 डिवाइड बाय 77 कितना आ गया? 12 माइनस 12। तो जोड़ लीजिए 142 प्लस 90 माइनस 12, 220। माने आंसर आ गया 220 अपॉन 1000। जीरो से जीरो कैंसिल, आंसर आ गया 0.22। सी इज द करेक्ट आंसर। 0.22 का मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सर ये भी मुझे लग रहा है क्वेश्चन होना चाहिए अच्छा। अ बैग कंटेन्स 8 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल्स। एक बैग में 8 रेड और 5 व्हाइट, 5 ग्रीन मान लीजिए, व्हाइट मान लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। 2 सक्सेसिव ड्रॉ ऑफ 3 बॉल्स आर मेड। अभी हमने क्वेश्चन करा 3 बॉल के 2 सक्सेसिव ड्रॉ किए गए, पहले 3 निकाली गई फिर 3 निकाली गई, ठीक है ना। वो कह रहा है 3 बॉल्स कहां गया, 2 सक्सेसिव ड्रॉ ऑफ 3 बॉल्स आर मेड विदाउट रिप्लेसमेंट। माने जो निकाली वो दोबारा बैग में वापस नहीं डाली। माने टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल हमेशा चेंज होते रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमेशा चेंज होती रहेंगी। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ विल प्रोड्यूस 3 व्हाइट बॉल। तो इसमें से 3 व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5c3 अपॉन 13c3। अब जो निकाली वो माइनस कर देंगे, 3 व्हाइट माइनस कर दी, कितनी रह गई? 2 व्हाइट रह गई। एंड द सेकेंड ड्रॉ विल प्रोड्यूस 3 रेड बॉल। तो अब इसमें से 3 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 8c3 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा? 8 और 2 10c3। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, बस इसे सॉल्व कर लीजिए। अब कितना हो जाएगा ये? दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10 अपॉन 13c3, 13 इंटू 12 इंटू 11, 13 इंटू 12 इंटू 11 डिवाइड बाय 6, 286 इंटू 8c3 का मतलब हो जाएगा 8 7 56, 56 और 10c3 का मतलब हो जाएगा 120। जीरो से जीरो कैंसिल, ये कट जाएगा 7 की टेबल से, आई थिंक सो। नहीं, 7 की टेबल से भी नहीं कटेगा। आंसर देखिए, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, 2 की टेबल से काट लेते हैं। 28 और यहां 6, यहां 14, यहां 3 और कुछ कट रहा है, ये भी कट जाएगा। 7 और ये 1 4 3, माने 7 अपॉन 3 3 9 और 420, 7 अपॉन 429। सी इज द करेक्ट आंसर। 7 अपॉन 429, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। There are 2 boxes containing 5 white and 6 blue balls and 3 white and 7 blue balls respectively. 2 अलग अलग बॉक्स है। If one of the boxes is selected at random and a ball is drawn from it, then the probability that the ball is a blue. सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। 2 अलग अलग बॉक्स है, 2 अलग अलग बॉक्स है। एक में 5 white और 6 blue है और एक में 3 व्हाइट और 7 ब्लू है, ठीक है ना। ये कह रहा है वन ऑफ द बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। सबसे पहले एक बॉक्स सेलेक्ट किया गया, तो हर बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2 और 1/2, 2 ही बॉक्स है। एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, फिर उसमें से एक बॉल निकाली गई। वो कह रहा है वो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल ब्लू कलर की हो। तो सबसे पहले इसमें से ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए। ये हो जाएगी 6/11 इंटू 1/2, क्योंकि बॉक्स हमने ये वाला सेलेक्ट किया है। अब इसमें से ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए 7/10 और इंटू 1/2, क्योंकि हमने सेकंड बॉक्स सेलेक्ट किया है। तो इन दोनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ दीजिए, प्लस 1/2 इंटू 7/10, 1/2 कॉमन आ गया, 6/11 प्लस 7/10, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 110। ये हो जाएगा 60 प्लस 77, 137। माने आंसर आ जाएगा 137 डिवाइड बाय 220, 137 डिवाइड बाय 220। सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अ प्रॉब्लम इन प्रोबेबिलिटी was given to 3 CA स्टूडेंट। एक प्रॉब्लम 3 CA स्टूडेंट को दी गई, A B C।
हुज चांस ऑफ सॉल्विंग इट इज 1/3, 1/5 एंड 1/2। माने उनके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आपको 1/3, 1/5 और 1/2 दे रखी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व? प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, तो या तो ए सॉल्व करे, या बी सॉल्व करे, या फिर सी सॉल्व करे। तो माने ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो फॉर्मूला पता है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये तीनों क्या है? अलग अलग है भाई। एक के सॉल्विंग का दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा, तो आप इसमें इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो क्या इसे 1 माइनस ना ही ए सॉल्व कर पाए, ना ही बी सॉल्व कर पाए, ना ही सी सॉल्व कर पाए, इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, किसी भी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस करते हैं। ऐसे ही किसी काम को करने की कंडीशन निकालनी हो तो टोटल में से ना करने की कंडीशन को माइनस कर दीजिए, बात तो एक ही है। तो दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अब सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/3। सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/5, ना करने की कितनी होगी? 4/5। सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, ना सॉल्व करने की कितनी होगी? 1/2। बस ये सॉल्व हो गया, 2 से 2 कट गया, आंसर हो जाएगा 1 माइनस 4/15, माने आंसर हो जाएगा 11/15। 11/15 का मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है देयर आर 3 पर्सन्स एजेड 60, 65 एंड 70 years old. The survival probability for these 3 persons for another 5 years, ये आपके इनके सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। What is the probability that at least 2 of them will survive? कम से कम 2 सर्वाइव करें, माने तीनों भी सर्वाइव कर सकते हैं। माने जब ए सर्वाइव करेगा, बी सर्वाइव करेगा, तो सी सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसमें हमें केसेस निकालने पड़ेंगे, तो उसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये यहां पे तो ये कह रहा है एट लीस्ट 2 of them will survive. That is equals to, जब ए सर्वाइव करेगा, बी सर्वाइव करेगा, तो सी सर्वाइव नहीं करेगा। जब ए सर्वाइव करेगा, सी सर्वाइव करेगा, तो बी सर्वाइव नहीं करेगा। जब बी सर्वाइव करेगा, सी सर्वाइव करेगा, तो ए सर्वाइव नहीं करेगा। और तीनों भी सर्वाइव कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बात समझ में आ गई? यहां पे कोई 2 सर्वाइव कर रहे हैं, तीसरा सर्वाइव नहीं कर पा रहा, और यहां पे तीनों सर्वाइव कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? अब किसी एक का जीना दूसरे के जीने से कोई लेना देना नहीं, माने ये क्या है? इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है। जब इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज है, इंडिपेंडेंट के केस हैं, तो इनके इंटरसेक्शन पार्ट किसमें चेंज हो जाएंगे? मल्टीप्लाई में। तो दैट इज इक्वल्स टू, ए के जीने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7। जरा ध्यान दीजिएगा, 0.7 इंटू 0.4, ये ए के जीने की बात हो गई, ये बी के जीने की बात हो गई। अब सी को नहीं जीना है, तो सी के जीने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, ना जीने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.8 प्लस 0.7, अब सी जिए 0.2 और बी ना जिए 0.6 प्लस अब बी जिए 0.4, सी जिए 0.2 और ए ना जिए, ए के जीने की प्रोबेबिलिटी 0.7, ना जीने की 0.3, और तीनों जी जाए माने 0.7, 0.4 और 0.2। दैट इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 7 चौक 28 इंटू 8, 7 इंटू 4 इंटू 8, 7 इंटू 2 इंटू 6, दोबारा से कर लेते हैं। 7.7 इंटू 0.4 इंटू 0.8, 0.7 इंटू 0.2 इंटू 0.3,
दोबारा से करना पड़ेगा। 0.7 इंटू 0.4 इंटू 0.8, यह आ गया 0.224। 0.7 इंटू 0.2 इंटू 0.6, यह आ गया 0.084। 4 दूनी 8 तिया 24, 0.024। 7 चौक 28 दूनी 56, 0.056। इन सबको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 224 प्लस 84 प्लस 24 प्लस 56, 0.388। डी इज द करेक्ट आंसर। 0.388 का मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? टॉम स्पीक ट्रूथ इन 30% केसेस, माने टॉम के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। और डिक स्पीक ट्रूथ इन 25% केसेस, तो डिक के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.25। ये भी क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर, माने एक दूसरे का अपोज करे। जब एक सच बोलेगा तो दूसरा झूठ बोलेगा, जब पहला झूठ बोलेगा तो दूसरा सच बोलेगा। माने हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन सी डैश, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन डी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी डैश इंटरसेक्शन डी। माने जब एक सच बोल रहा है तो दूसरा झूठ बोल रहा है, और जब पहला झूठ बोल रहा है तो दूसरा सच बोल रहा है। अब किसी का एक का झूठ बोलना दूसरे से कोई लेना देना नहीं रखता, तो ये कैसे केस होंगे? इंडिपेंडेंट के केस होंगे। तो टी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 0.3, डी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 0.25, तो झूठ बोलने की कितनी होगी? 0.75 प्लस टॉम के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 0.3, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 0.7 इंटू 0.25। बस जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 0.3 इंटू 0.75, 0.225 और 0.7 इंटू 0.25, ये आ गया 0.4। बी इज द करेक्ट आंसर। इन दोनों का सम कितना आ गया? 0.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। टेंशन मत लीजिए, मेरी ड्रेस जरूर चेंज हुई है, लेकिन टीचर मैं वही हूं, मयंक अग्रवाल, और आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम रहेंगे। कहीं से कहीं तक आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, ये हमने सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में किया है। स्टडी मैट के एग्जाम्पल में सेम क्वेश्चन आपको दे रखा है, फिर भी आप परेशान मत होइए, मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 2 urns. The first urn contained 3 red and 5 white balls, and whereas the second urn contained 4 red and 6 white balls. 3 red और 5 white. 2 urn है, 2 urn है, एक में 3 red और 5 white, और एक में 4 red और 6 white. 4 red और 6 white. अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अ बॉल इज टेकन एट रैंडम। देखिए एग्जाम्पल में हमने 2 बॉल ली थी, यहां पे कह रहा है ये एक ही बॉल ट्रांसफर करी है। द बॉल इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट अर्न। पहले अर्न से एक बॉल ड्रॉ की गई, पहले अर्न से एक बॉल ड्रॉ की गई, एंड ट्रांसफर टू द सेकेंड, एंड ट्रांसफर टू द सेकेंड, और सेकेंड में ट्रांसफर कर दी गई, लिखा हुआ है एंड इज ट्रांसफर टू द सेकेंड अर्न। नाउ अनदर बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेकेंड अर्न, और दूसरे बैग से अब फिर एक बॉल निकाली गई, अब इसमें से फिर एक बॉल निकाली गई। वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल वुड बी अ रेड बॉल। ये जो बॉल हो ये रेड कलर की बॉल हो, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये क्या हो? ये रेड कलर की बॉल हो, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो सबसे पहले तो मैटर करता है ना, ये जो बॉल फर्स्ट ड्रॉ हमने अर्न से निकाली है ये कौन से कलर की हो सकती है? या तो ये रेड कलर की हो सकती है या फिर ये व्हाइट कलर की हो सकती है, ठीक है ना। तो हम प्रोबेबिलिटी निकाले दैट द सेकंड बॉल इज रेड बॉल। सेकंड बॉल क्या हो? रेड बॉल हो। तो डिपेंड करता है कि फर्स्ट अर्न से क्या निकला है ना। फर्स्ट अर्न से क्या निकला है? फर्स्ट अर्न से या तो रेड निकल सकती थी या फिर निकल सकती थी व्हाइट। भाई पहले तो फर्स्ट अर्न से लेके बॉल इसमें ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्न से क्या निकाल सकती थी? रेड, या फिर निकाल सकती थी व्हाइट। तो इसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी?
इसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/8 और इसमें से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/8। सही है ना। अब अगर हम यहां से रेड बॉल निकालते हैं और इसमें ट्रांसफर कर देते हैं तो इस केस में हमारे पास आ जाएंगी सेकेंड रन में 5 रेड और 6 व्हाइट। सही है ना। अगर हमने एक रेड बॉल निकाल के इसमें ट्रांसफर कर दी तो हमारे पास अब 5 रेड और 6 व्हाइट हो जाएंगी। अब इसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5 रेड और 6 व्हाइट में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/11। 5/11 ठीक है ना। बिल्कुल सेम वे में अगर हम इसके अंदर व्हाइट ट्रांसफर करते हैं, अगर हम इसके अंदर व्हाइट ट्रांसफर करते तो अब यहां पे हो जाती 4 रेड और 6 व्हाइट, सॉरी 7 व्हाइट, 4 रेड और 7 व्हाइट हो जाती। सही है ना। अगर हम इसके अंदर रेड ट्रांसफर कर रहे थे तो 5 रेड और 6 व्हाइट थी, लेकिन अगर हम इसके अंदर व्हाइट ट्रांसफर करते तो 4 रेड और 6 व्हाइट होती। अब सेकेंड आंसर हमें निकालनी कौन सी बॉल है, रेड बॉल ही निकालनी है। तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसमें देखिए 4/11। बस अब इन दोनों प्रोबेबिलिटी को हमें क्या करना होगा ऐड। ये हो गया 15/88 और ये हो गया 20/88 और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना, टोटल प्रोबेबिलिटी यही होगी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 35/88। 35/88 ये आपका आंसर निकला है। आइए चेक करते हैं इसका आंसर। 35/88 ये दे रखा है, 35/88 ये दे रखा है, तो उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ये हमारा आंसर हो गया 35/88। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल की, जो कि है क्वेश्चन, वो नेक्स्ट एग्जांपल का क्वेश्चन की, जो कि है आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 14। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, यकीन मानिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले तो ये देख लेते हैं जी। क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए 30%, 40% एंड 50% फेल्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट। एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट का मतलब बताइए सबसे पहले तो मुझे। आप ये जो लाइन लिखी हुई है एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सर कम से कम किसी एक सब्जेक्ट में फेल होने की प्रोबेबिलिटी है। कम से कम किसी एक सब्जेक्ट में, माने 2 सब्जेक्ट है आपके पास, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मतलब या तो फिजिक्स में फेल होगा या फिर केमिस्ट्री में फेल होगा। माने यहां पे ये जो बात कर रहा है, ये कह रहा है फेल इन फिजिक्स यूनियन फेल इन केमिस्ट्री, ये दे रखा है। ये आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, माने फिजिक्स में फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 30%, केमिस्ट्री में फेल होने की प्रोबेबिलिटी 40% और आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 50%। वो कह रहा है इफ एन एग्जामिनी इज सिलेक्टेड एट रैंडम। सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन नोट कर ले, तो फिजिक्स में फेल होने की 30%, केमिस्ट्री में 40% और यूनियन में कितना होगा 50%। सर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, तो फिजिक्स में फेल होने की प्रोबेबिलिटी डैश लगा दिया मैंने, दैट इज इक्वल टू 30%। केमिस्ट्री में फेल होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू 40%, और ऐसे नहीं ऐसे लिख लेते हैं, केमिस्ट्री में फेल होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू 40% और आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल होने की प्रोबेबिलिटी 50%। अब मैं जरा आपसे कुछ बातें पूछता हूं, मुझे उसका जवाब दीजिएगा। फिजिक्स में फेल होने की प्रोबेबिलिटी 30%, तो पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर? पास होने की प्रोबेबिलिटी होगी 70%, ठीक है ना। केमिस्ट्री में फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 40%, तो केमिस्ट्री में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 60%। अब जरा इसको देखिए ध्यान से, यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश, याद करिए ए डैश यूनियन बी डैश, इसको क्या लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, इसे क्या लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। और डैश का मतलब क्या करते हैं, टोटल में से माइनस करते हैं, माने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 1 का मतलब यहां प्रोबेबिलिटी के सेंस में है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन सी 0.5, माने यहां से पी इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा, 1 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 अगेन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 बातें हमें और पता लग गई। अब जरा आप देखिएगा क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा, ये बातें यहां तक क्लियर हो गई। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
वो कह रहा है इफ एन एग्जामिनर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, माने एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही पास्ड इन फिजिक्स इफ इट इज नोन दैट ही फेल्ड इन केमिस्ट्री। माने यहां सबसे पहले तो ये सोचिए कि यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज हुआ है, यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज हुआ है, दो केस है, पास्ड इन फिजिक्स एंड फेल्ड इन केमिस्ट्री। माने यहां पे दो इवेंट्स हो गए, पहला इवेंट पास्ड इन फिजिक्स, दूसरा इवेंट फेल्ड इन केमिस्ट्री। अब कौन सा केस पहले अपन हो रहा है सर? इफ इट इज गिवन दैट किसमें लिखा हुआ है? फेल्ड इन केमिस्ट्री में। माने हमसे क्या पूछा गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब फिजिक्स में भी पास हो लेकिन केमिस्ट्री में फेल होना चाहिए। माने फिजिक्स में पास और केमिस्ट्री में फेल, फिजिक्स में पास और केमिस्ट्री में फेल। भाई पास होने के लिए हम पी का यूज कर रहे हैं, फेल होने के लिए हम डैश का यूज कर रहे हैं, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्ड इन केमिस्ट्री माने सी डैश। बस अब जरा देखिए पी इंटरसेक्शन सी डैश, माने पी आए और सी ना आए, पी आए और सी ना आए तो हम क्या करेंगे? पी में से पी इंटरसेक्शन सी माइनस कर देंगे अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब बस वैल्यू लगा दीजिए, क्या आ जाएगी वैल्यू जरा देखिए, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कितना है 0.7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन सी कितना है 0.5, 0.7 में से 0.5 क्या कितना बचा 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, चाहे तो आप सी डैश डायरेक्ट लगा सकते हैं, चाहे तो 1 माइनस करेंगे तब भी वही आएगा, तो कितना आ गया 0.4, पॉइंट से पॉइंट कट गया, आंसर आ गया 1/2। माने 50% चांसेस होंगे ऐसा हो, 50% चांसेस होंगे ऐसा हो। बात समझ में आ गई? 50% प्रोबेबिलिटी होगी। तो जरा देखिए आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ये दे रखा है ए आंसर दे रखा है सर ए, आंसर दे रखा है ए। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, ये हमने बहुत एग्जांपल्स में क्वेश्चन करे हैं। वो कह रहा है पैकेट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज नोन टू इंक्लूड 2 डिफेक्टिव। 10 कंपोनेंट्स हैं, 10 कंपोनेंट है, इसमें से डिफेक्टिव कितने हैं 2, डिफेक्टिव कितने हैं 2, 2 डिफेक्टिव है। नॉन डिफेक्टिव कितने रह गए? नॉन डिफेक्टिव रह गए 3। वो कह रहा है इफ अ सैंपल ऑफ 4 कंपोनेंट बी सिलेक्टेड, 4 का सैंपल सेलेक्ट किया गया, ठीक है ना। वो कह रहा है सबसे पहले तो मैं अगर पूछूं 4 का सैंपल सेलेक्ट किया गया तो मुझे जरा ये बताइए इसमें टोटल में कितना केस आएगा 10C4, टोटल में कितना केस आएगा 10C4, ठीक है ना। वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल डज नॉट कंटेन मोर देन 1 डिफेक्टिव। माने सैंपल के अंदर एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए, एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। जब एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भाई 1 या 1 से कम, तो यहां 1 और 0 बस 2 ही केस लेंगे, यहां 1 तो यहां 3, यहां 0 तो यहां 4 हो नहीं सकता क्योंकि नॉन डिफेक्टिव 3 ही है, माने एक ही केस बन सकता है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 डिफेक्टिव, दैट इज इक्वल्स टू अपॉन में कितना केस आएगा? अपॉन में केस आएगा सर, अपॉन में केस आएगा सर 10C4। 10C4 का मतलब हो गया 210, चाहे आप चेक कर लीजिएगा 10C4 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 6, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 2 जा 8 से 8 कट गया, 3 3 जा 9 कट गया, देखिए 210 आ रहा है। अब यहां पे बात करें तो 2C1 का मतलब कितना हुआ 2 और 3C3 का मतलब कितना हुआ 1, तो आंसर ऊपर कितना आ जाएगा 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? कुछ गड़बड़ हो रही है। नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, अच्छा सॉरी 10 है, ओहो हो गलती हो गई हमसे। देखो आप गलती देखो, हम यहां पे 5 समझ बैठे जबकि यहां कितना होगा, दोबारा से कर लेते ना। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं
हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15, अ पैकेट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज नोन टू इंक्लूड 2 डिफेक्टिव। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने एग्जांपल्स में बहुत सारे कर रखे हैं, चाहे वो डिफेक्टिव बल्क के फॉर्म में हो, चाहे लेडीज और जेंट्स की फॉर्म में हो तो कमेटी बनानी होती है, चाहे एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दे रखे हो तो उस फॉर्म में हो। क्वेश्चन हम हमेशा एक जैसा ही रहता है, बस नाम चेंज कर सकते हैं। तो 10 में से कितने डिफेक्टिव हैं? सर 10 में से 2 तो डिफेक्टिव हैं और 8 क्या हो गए? नॉन डिफेक्टिव। 2 डिफेक्टिव हो गए, 8 नॉन डिफेक्टिव हो गए। कितने कह रहा है? ये कह रहा है इफ अ सैंपल ऑफ 4 कंपोनेंट इज सिलेक्टेड, 4 का एक सैंपल सेलेक्ट किया गया, ठीक है ना। माने अगर मैं टोटल केस की बात करूं तो टोटल में माने इस क्वेश्चन में किसी भी केस की प्रोबेबिलिटी निकाली होगी तो टोटल क्या आएगा? टोटल इवेंट्स क्या आएंगे? 10C4। टोटल इवेंट्स क्या आएंगे? 10C4। वो कह रहा है if a sample of 4 components selected at random from the packet, what is the probability that the sample does not contain more than 1 defective? माने सैंपल के अंदर एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। सैंपल के अंदर एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। एक से ज्यादा डिफेक्टिव ना हो माने 1 या 1 से कम 0। यहां 1 तो यहां कितना? 3। यहां 0 तो यहां कितना? 4। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहां लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ at most 1 defective, that is equals to क्या हो जाएगी? that is equals to अपॉन में कितना केस आएगा? सबसे पहले तो 10C4। 10C4 का मतलब 10 into 9 into 8 into 7 अपॉन 4 into 3 into 2। ये कैंसिल, ये 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 210 अपॉन में 210 आएगा। अब हमें इन केसेस की इनके वेज निकालने हैं और ऐड कर देने हैं। अगर इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 2C1 का मतलब 2 और 8C3 का मतलब कितना हो जाएगा? 56। माने 56 इंटू 2 112 प्लस 2C0 का मतलब कितना हो जाएगा? 1 और 8C4 का मतलब हो जाएगा 70 माने प्लस 70। आंसर आ जाएगा 182 डिवाइड बाय 210, ठीक है ना। किसकी टेबल से कट जाएगा? ये 2 की टेबल से काट लेते हैं अभी तो फिलहाल। ये 9 ये 1 ये 105, ठीक है ना। ये और किसकी टेबल से कट जाएगा? 7 की टेबल से कट जाना चाहिए, बिल्कुल कट जाएगा। 13 1 और 5 13 अपॉन 15 सी इज द करेक्ट आंसर। 13 अपॉन 15 का मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की। सर ये सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। लास्ट एग्जाम्पल है ये, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल दे रखा है। 8 आइडेंटिकल बॉल आर प्लेस्ड एट रैंडम इन 3 बैग्स। 3 बैग्स हैं, 1 2 3 और 8 आइडेंटिकल बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉक्स विल कंटेन 3 बॉल। सबसे पहले तो टोटल की बात करेंगे, हमें यहां प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट बैग में 3 बॉल हो। फर्स्ट बैग में 3 बॉल हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम टोटल केस की बात करेंगे। तो अब टोटल के लिए सबसे पहले तो बॉल को बैग में डालना है या बैग को बॉल में डालना है? सर बॉल को बैग में डालना है। तो पहली बॉल के लिए कितनी चॉइस? 3, दूसरे के लिए 3 3 3 3 3 3 3, माने टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी हो जाएंगी? 3 टू द पावर 8। टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी हो जाएंगी? 3 टू द पावर 8। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बैग विल कंटेन 3 बॉल। पहले बैग में कोई सी भी 3 बॉल आनी चाहिए, तो 8 में से कोई सी भी 3 बॉल 8C3 हो जाएगा। माने ये 3 बॉल आ गई, ये 3 बॉल आ गई, 1 2 3। अब हम बात कर रहे हैं फेवरेबल की। अब हमारे पास बॉक्स बचे 2 और बॉल बची 5। तो पहली बॉल के लिए कितनी चॉइस? 2, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 2, चौथे के लिए 2 और 5वें के लिए 2। माने ये हो जाएगा 8C3 का मतलब 56, 8C3 का मतलब 56 इंटू 2 की पावर 5। बस इसको सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर पे। बात समझ में आ गई? करके देखें, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले 3 की पावर 8 निकाल लेते हैं। 3 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 6561, ये कितना आ रहा है? 6561। और ये हो जाएगा 56 इंटू 32, 56 इंटू 32 डिवाइड बाय 6561, 0.273। ये आ गया, ए इज द करेक्ट आंसर।
0.2731 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। सर ये मेरा पसंदीदा क्वेश्चन है, ये मेरा पसंदीदा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर में आना चाहिए, इस टाइप का पेपर में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। वो कह रहा है एक्स एंड वाई स्टैंड इन अ लाइन विद 6 अदर पीपल। एक्स और वाई एक लाइन में खड़े हुए थे 6 अलग अलग लोगों के साथ। ए बी की जगह मैं नाम दे देता हूं ऐसे ही 0-0 करके, ठीक है ना, अलग अलग लोग हैं ये, इनके साथ लाइन में खड़े हुए थे। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 3 पर्सन बिटवीन देम। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली 3 पर्सन हो। तो सबसे पहले अगर मैं टोटल केस की बात करूं तो क्या क्या हो सकता था? हो सकता था एक्स और वाई के बीच में कोई ना हो, भाई यहां पे बीच में कोई ना हो सकता है एक्स और वाई के बीच में 2 बंदे, एक बंदा हो सकता है एक्स और वाई के बीच में क्या हो, एक पर्सन हो, ये ऐसे हो सकता है एक्स और वाई के बीच में 2 पर्सन हो सकता है एक्स और वाई के बीच में 3 पर्सन हो सकता है एक्स और वाई के बीच में 4 पर्सन हो सकता है एक्स और वाई के बीच में 5 पर्सन और हो सकता है एक्स और वाई के बीच में 6 पर्सन हो। भाई बिटवीन देम कह रहा है ना, तो ये कह रहा है एक्स और वाई के बीच में एग्जैक्टली 3 पर्सन होनी चाहिए। तो पॉसिबिलिटी तो यही बनेगी, हो सकता है एक्स और वाई के बीच में कोई पर्सन ना हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। 6 पर्सन की बात हो रही थी। अब एग्जैक्टली 3 पर्सन वाले कितने केस हैं? सिर्फ 1। और टोटल कितने हैं? 7। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/7। टोटल कितने हैं? 7। भाई टोटल केसेस यही बन सकते हैं। इसमें से हमारे मतलब का कौन सा केस है? सिर्फ एक केस है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/7। समझ में आ गया? चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन कहलाता है सर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इसको रब कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश अपॉन B डैश पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश अपॉन B डैश होगा क्या? दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन, भाई A अपॉन B होता अगर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिखते। डैश लगा हुआ तो डैश लगा दिया। अब दैट इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान दीजिए, फिर वही वाली बात, A डैश इंटरसेक्शन B डैश क्या होगा? ये हो जाएगा A यूनियन B का होल डैश। माने इसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का होल डैश अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये लिख दिया। भाई डैश का मतलब 1 में से माइनस करेंगे, तो यहां पे भी डैश का मतलब क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हो जाएगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हो जाएगा अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये 1 से 1 काट मत देना, पता चला नलायक को काट दो, काटना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब हमें सबसे पहले A यूनियन B के बारे में सोचना होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होगा? दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितने है, कितना 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 1/4। एलसीएम कितना आ गया? 12। ये हो जाएगा 6 प्लस 4 माइनस 3 माने 7/12। 1 में से माइनस करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/12 डिवाइडेड बाय माने मल्टीप्लाई लगा के। प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है? 1/3, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना होगा? 2/3 इंटू लगा के पलट दे 3/2। ये 3 4 जा कैंसिल हो गया। कितना आंसर आ गया? 5/8। आंसर कितना आ गया? 5/8। सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर कितना आ गया? 5/8। सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। वो कह रहा है 4 डिजिट 1 2 4 6 आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ 4 डिजिट नंबर, ठीक है ना, टू फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर। माने आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। सबसे पहले टोटल केस की बात करें, आपके पास डिजिट अवेलेबल है 1 2 4 6, तो इस केस में किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे आप, अपॉन में कितना केस आएगा? तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस?
सर पहले के लिए 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, माने टोटल नंबर बनेंगे यहाँ पे 24। टोटल नंबर कितने बनेंगे? 24 नंबर बनेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म वुड बी डिविजिबल बाय 4? सर ये भी क्वेश्चन हमें एग्जांपल में किया है, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 4 का मतलब लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब क्या हुआ भाई, अगर हम बात करें 8, 5, 6, मैं पूछूं क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होता है? आप 4 से डिवाइड देके देखोगे, हो जाएगा। कैसे पता लगा मुझे? मैं तो लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर माने 56 को देख रहा हूं। 56 4 से डिवाइड हो जाएगा, यस, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। मैं कहूं अब बताओ, तो आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर देखना है, माने 62। क्या 62 4 से डिवाइड हो पाएगा? सर नहीं, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। मैं कहूं अब बताओ, क्या 24 4 से डिवाइड हो जाएगा? यस, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। मैं कहूं अब बताओ, क्या 48 4 से डिवाइड हो जाएगा? यस, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। माने डिविजिबिलिटी ऑफ 4 का मतलब लास्ट 2 डिजिट से 1 और 10 से मिलने वाला नंबर अगर 4 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो हमें डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में क्या करना पड़ेगा? इनसे चेक करना पड़ेगा भाई, लास्ट के 2 प्लेस फिक्स कर दे, कौन कौन से ऐसे नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब जरा चेक करिए। सबसे पहले तो देखिए 1 to 12 क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा? यस। 1 4 14 नहीं, 1 4 16 यस, और 1 के साथ और कोई नहीं। 2 1 नहीं, 21 नहीं बनेगा। 24 यस, 26 नो, 41 नो, 42 नो, 46 नो, 61 नो, 62 नो, 64 यस। माने आपने क्या किया, लास्ट के 2 प्लेसेस को फिक्स कर दिया, लास्ट के 2 प्लेसेस को फिक्स कर दिया। माने आप ऐसा नंबर निकालना चाहते हैं जिनके लास्ट में 12 आता है। तो अब आपके पास कितने प्लेसेस खाली बचे? अब आपके पास 2 प्लेसेस खाली बचे। अब आपके पास 2 प्लेसेस खाली बचे, ये तो हुआ। अब यहां पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? जब 1 और 2 फिक्स हो गया तो यहां पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 2, और यहां 1। मान नंबर कितने बनेंगे? सिर्फ 2 ही नंबर बनेंगे। ऐसे जब आप 1 और 6 फिक्स करते तब भी 2, यहां 1, मान नंबर कितने बनेंगे? 2। हर एक से 2-2 नंबर बनेंगे। तो टोटल हमारे फेवर में कितने बन गए? 8। हमारे फेवर में कितने बन गए? 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3। बात समझ में आ गई दोस्तों, करने का तरीका समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कह रहा है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन। बोलो, ये आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। सबसे पहले तो चेक करिए कि इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो ये कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये इनकम्प्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर कुछ और इवेंट्स भी हो सकते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन? अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमें पता है क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो यहां पे हम एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। यहां हम एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है ना। अब ई एक्स स्क्वायर, सबसे पहले तो ई एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ई एक्स स्क्वायर क्या होगा? सबसे पहले तो ई एक्स निकालते हैं, तो समीशन पी इंटू एक्स, समीशन पी इंटू एक्स माने पी की मल्टीप्लाई एक्स से करते जाइए और जोड़ते जाइए। तो 1 इंटू 0.5 0.15, 1 इंटू 0.15 0.15, 2 इंटू 0.25 0.50। देखिए पी इंटू एक्स कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, ठीक है ना। 4 इंटू 0.20 0.80, 5 इंटू 0.3 1.5, और 6 इंटू 0.1 0.6, 6 इंटू 0.1 0.6। ठीक, बात समझ में आ गई। इन सबको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 15 और 50 65, 65 और 80 145, 0.15 प्लस 0.5 प्लस 0.8 प्लस 1, 1.5 प्लस 0.6,
कितना आ गया 3.55, माने ये वाली वैल्यू तो आ गई 3.55 का होल स्क्वायर माइनस, अब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर और चाहिए, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू समीशन पी इंटू एक्स स्क्वायर, माने पी की मल्टीप्लाई अब किससे होगी, एक्स स्क्वायर से, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.15 इंटू 1 इंटू 0.15, तो दैट इज इक्वल टू 0.15 प्लस 4 इंटू 0.25 1 प्लस 6 इंटू 0.2 3.2, 16 इंटू 0.2 3.2 प्लस 25 इंटू 0.3 7.5, ठीक है ना 7.5, और 36 इंटू 0.1 3.6, जोड़ लीजिए इन सबको, 0.15 प्लस 1 प्लस 3.2 प्लस 7.5 प्लस 3.6 15.45, ठीक है ना, ये अंडर रूट, बस अब इसे सॉल्व करना है, अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले 3.55 का स्क्वायर निकाल ले, और जो निकल के आया 15.45 में से माइनस कर दें, 2.8475 का अंडर रूट, आंसर आ गया 1.68745, 1.68745 का मतलब 1.69 इज द करेक्ट आंसर, 1.69 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। A packet of 10 electronic component is known to include 3 defective। फिर बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी कर रहा था, लेकिन यहां पे आपसे एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ रहा है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब सबसे पहले आपको इसका एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना पड़ेगा। 10 में से 3 डिफेक्टिव है, 4 कंपोनेंट है, सेलेक्ट करने हैं। तो जरा देखिए, इसको हम एक साफ पेज पे कर लेते हैं जी। 10 कंपोनेंट है, इसमें से 3 डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव रह गए 7, 4 कंपोनेंट सेलेक्ट करने हैं। अब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए तैयार करना है? वो कह रहा है सेलेक्टेड फ्रॉम द पैकेट एट रैंडम व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव, माने हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके लिए निकालनी है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव के लिए। तो यहां लिख लेते हैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव, और यहां निकाल लेते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ डिफेक्टिव कम से कम कितने हो सकते हैं? टोटल की बात कर रहा है 0, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 4 नहीं 3 ही हो सकते हैं। डिफेक्टिव के लिए निकाल लेना, कम से कम कितने हो सकते हैं? 0, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 4 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहां 4 डिफेक्टिव होते तो हम चारों को चारों डिफेक्टिव ले सकते थे। भाई यहां 0 1 2 3 4 पे जाते चलिए। यहां 0 तो यहां कितना होगा सर? 4। यहां 1 तो यहां कितना होगा सर? 3। यहां 2 तो यहां कितना होगा? 1। यहां 3 तो यहां कितना होगा? सॉरी, यहां 2 तो यहां कितना होगा? 2। यहां तो 3, यहां कितना होगा? 1। और यहां 4 तो यहां कितना होगा? 0। लेकिन 4 हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो इसको कट करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। अब 0 डिफेक्टिव, सिर्फ इसकी बात करें तो पहले तो टोटल का केस बताइए। टोटल में कितना आएगा? हमेशा अपॉन में 10c4, और 10c4 का मतलब कितना हो गया? 210। डायरेक्ट लिख दूं 210, माने सबके अपॉन में 210 आएगा, सबके अपॉन में 210 आएगा, ठीक, बात समझ में आ गई। अब जब 0 डिफेक्टिव है, यानी ये वाला केस, तो ये हो जाएगा 3c0 इंटू 7c4, माने 1 इंटू 35। अब ये मत कहिएगा सर इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा था कुछ क्वेश्चन इसमें लेंथी भी है, जिसमें समय ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको कहते हैं ना सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करके देखिए, आपको पता सब कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे आ जाए तो 3c1 इंटू 7c3, माने ये हो जाएगा 105। ये हो जाएगा 3c2 इंटू 7c2, माने 3 इंटू 21 63। और ये हो जाएगा 3c3 माने 1, और 7c1 का मतलब 7, यहां 7। जरा चेक करके देखिए, इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम बना रहा है 35 और 105, 140 और 70, 210, 210 अपन 210 1 हो गया। अब हमें यहां पे इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, विच इज इक्वल टू समीशन p इंटू एक्स। तो अब आप मल्टीप्लाई करते जाइए, क्या हो जाएगा? ये
0 इंटू तो माने एलसीएम तो उसका 210 ही ले लेते हैं। 0 इंटू 35 0, 1 इंटू 105 105, 2 इंटू 63 126 और 3 इंटू 7 21। बस अब इसको जोड़ के डिवाइड बाय 210 कर दीजिए। ये हो जाएगा 105 प्लस 126 प्लस 121, नहीं 105 प्लस 126 प्लस 21 डिवाइड बाय 210, 1.2 मतलब 1.2 क्या डिफेक्टिव बल्ब्स। ये ऑन एन एवरेज आंसर आया। 1.2 क्या डिफेक्टिव बल्ब, ये आपका ऑन एन एवरेज आंसर आया। तो 1.2 जरा चेक करिए, 1.2 आंसर है या नहीं है? बिल्कुल है सर 1.2। ये रहा सर, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों अब सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 3 क्वेश्चंस बचे हैं और हमारा सेट सी भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन एरर इन एन अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय 3 पर्संस ए बी सी आर 0.2, 0.3 एंड 0.1। माने ए में एरर आए इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.2, बी में एरर आएगी इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.3, सी कम से कम एक एरर देगा इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.1। इफ ए बी सी प्रिपेयर 60, 70 एंड 90 सच स्टेटमेंट देन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, माने एरर आने की बात नहीं कर रहा है, एरर ना आने की बात कर रहा है। तो एरर आने की प्रोबेबिलिटी 0.2, तो एरर ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.8। एरर आने की प्रोबेबिलिटी 0.3, तो ना आने की कितनी होगी 0.7। एरर आने की प्रोबेबिलिटी 0.1, एरर ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.9। अब ये बात सही है, अब हमारी स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए। तो अब आपसे ये पूछ रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या पूछ रहा है ये? एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू बराबर क्या होती है? सबमिशन p इंटू एक्स विच इज इक्वल टू, ये आपकी प्रोबेबिलिटीज है और ये आपका x है, ठीक है ना, ये आपका x है। तो 60 इंटू 0.8, 60 इंटू 0.8 प्लस 70 इंटू 0.7, 70 इंटू 0.7 प्लस 90 इंटू 0.9, 90 इंटू 0.9, यह आ गया 48, यह आ गया 49 और यह आ गया 81। ये हो गया 130, 178। कितना आ गया? माने कितनी स्टेटमेंट ऐसे आएंगी जो बिल्कुल करेक्ट होंगी? एक्सपेक्टेशन में 178 स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सर क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बैग कंटेन 6 व्हाइट एंड 4 रेड बॉल्स। एक बैग है जिसमें 6 व्हाइट है और 4 रेड है, टोटल हो गई 10, ठीक। वो कह रहा है इफ अ पर्सन ड्रॉस 2 बॉल्स, 2 बॉल इसने ड्रॉ करी। वो कह रहा है ही रिसीव्स ₹10 एंड ₹20 फॉर व्हाइट एंड रेड। माने अगर व्हाइट बॉल आई तो 10 रुपए मिलेंगे और रेड बॉल आई तो 20 रुपीज मिलेंगे। तो कह रहा है फाइंड हिज एक्सपेक्टेड अमाउंट। तो बताइए एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना होगा। तो हमें इसके लिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना पड़ेगा। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें 2 बॉल ड्रॉ करनी है, या तो हम व्हाइट के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करें या रेड के लिए। तो हम व्हाइट के लिए तैयार कर लेते हैं। नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, और यहां लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी। हाँ जी, अब नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कम से कम कितनी हो सकती है? 0। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 2। माने 0 व्हाइट बॉल, 1 व्हाइट बॉल और 2 व्हाइट बॉल, यही हो सकता है। अब अगर यहां 0 तो यहां कितना होगा? 2। माने ये हो जाएगा 6C0 इंटू 4C2 अपॉन 10C2। ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई? 0 व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई? ये 0 व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब हम बात करेंगे 1 व्हाइट बॉल। यहां 1, तो यहां कितना होगा? 1 ही होगा। माने 6C1 इंटू 4C1 अपॉन 10C2। अब 2 व्हाइट बॉल, यहां 2 तो यहां कितना होगा? 0। तो ये हो जाएगा 6C2 इंटू 4C0 अपॉन 10C2। ये आपका क्या तैयार हो गया? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी को हम यहीं पे लिख देते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी को हम यहीं लिख देते हैं। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 इंटू
4 3 12/2, वो सॉरी 1 इंटू 4 3 12/2 6, 6/45, ये हो जाएगा 24/45 और ये हो जाएगा 15/45। जरा चेक करके देखिए, इन सब का प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब हमें इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है EX। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है X और ये हमारी है प्रोबेबिलिटी, विच इज इक्वल टू समीशन P इंटू X। तो जरा 0 की मल्टीप्लाई इससे करिए, कितना आ जाएगा, अपॉन में तो 45 एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 24 प्लस 30, आंसर कितना आ जाएगा 54/45, 54/45, 54 डिवाइड बाय 45, ठीक है ना। दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, पॉइंट्स में आंसर दे रखा है, नहीं सर, एक्सपेक्टेड अमाउंट पूछ रहा है। अच्छा, एक्सपेक्टेड अमाउंट पूछ रहा है, ओहो हो, तो हमें यहां पे केस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखिए। अगर 0 व्हाइट बॉल होगी, 0 व्हाइट बॉल होगी, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की दोनों रेड बॉल होंगी, तो यहां प्रॉफिट कितना होगा, ऐसे यहां प्रॉफिट होगा 40 रुपए का, यहां प्रॉफिट कितना होगा 40 रुपए का। अगर एक वाइट होगी तो एक रेड होगी, तो इस कंडीशन में से 30 रुपए का प्रॉफिट होगा। और दोनों रेड हुई, दोनों वाइट हुई, तो इसे 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो हम यहां मल्टीप्लाई 0, 1 और 2 से नहीं करेंगे, 40, 30 और 20 से करेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात भाई। देखिए ना, समझिए बात को। व्हाइट बॉल अगर आपने 0 सेलेक्ट करी, इसका मतलब दोनों रेड बॉल होंगी। जब दोनों रेड बॉल निकालेंगे तो आपको 40 रुपए का प्रॉफिट होगा। एक व्हाइट बॉल निकालेंगे तो एक रेड निकालेंगे, माने 10 और 20, 30 रुपए का प्रॉफिट होगा। और अगर आप दोनों व्हाइट बॉल निकालेंगे तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। आपसे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पूछ रहा है, तो अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। एलसीएम में 40 आ गया, 45 आ गया, 6 इंटू 40 240, 30 इंटू 24 720 और 20 इंटू 15 300। अब जोड़ के डिवाइड कर दीजिए इसे, अब जोड़ के डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 720 प्लस 300 प्लस 240, 1260, कितना हो जाएगा 1260 डिवाइड बाय 45, डिवाइड बाय 45 कितना आ गया, ₹28 का इसे प्रॉफिट होने की क्या होगी, एक्सपेक्टेशन होगी। ₹28 का प्रॉफिट होने की क्या होगी, इसे एक्सपेक्टेशन होगी। आंसर हो गया ₹28। डी इज द करेक्ट आंसर। अब रह गया लास्ट क्वेश्चन, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेट सी। जरा ध्यान दीजिएगा, तो मुझे इसको रब करना पड़ेगा क्योंकि इसमें वेरिएंस निकालना है, तो इस पूरे को रब कर दे रहा हूं मैं। हाँ जी सर, जरा ध्यान दीजिए, यहां x गिवन है और p गिवन है। सबसे पहले तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि जरा ध्यान दीजिए, इन सब प्रोबेबिलिटी का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो k प्लस 2k 3k, 3k और 3k 6k, 6k और 3k 9k और k 10k, माने 10k बराबर कितना होगा 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1/10, माने अब यहां पे ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/10, ये कितनी हो जाएगी 2/10, ये कितनी हो जाएगी 3/10, ये कितनी हो जाएगी 3/10 और ये कितनी हो जाएगी 1/10। अब आपसे क्या पूछा है, वेरिएंस पूछा है। तो वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर में से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमें दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, एक तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू समीशन p इंटू एक्स। तो इस x की मल्टीप्लाई इस प्रोबेबिलिटी से करेंगे, एलसीएम तो 10 आ गया, ये हो जाएगा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18 और 8 1 जा 8। ये कितना हो जाएगा, 1 और 4 5 और 12 17 और 18 35 और 8 43, 43/10, माने कितना आ जाएगा 4.3। तो यहां तो लिख दे 4.3 का होल स्क्वायर, ये तो निकल आया। अब हमें चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहले हमें यहां पे एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1,
2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। अब हम यहां निकाल लेते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वल टू समीशन p इंटू एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, हाँ जी, अपॉन में तो 10 ही आ जाएगा। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, 16 3 जा 48, 36 3 जा 108, ठीक है, और 64 1 जा 64। बस जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 1 + 8 + 48 + 108 + 64, 229 डिवाइड बाय 10 माने 22.9, यहां लिख लीजिए 22.9। बस अब इसे सॉल्व करना है। 22.9 माइनस 4.3 का स्क्वायर 18.49 माने 22.9 माइनस 18.49 4.41 4.41 ये आपका क्या आ गया, वेरिएंस निकल आया। अगर आप अंडर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज हो जाएगा, माने आंसर क्या होगा, बी होगा। लीजिए सर, पूरी की पूरी सेट सी भी कंप्लीट करा दी जो 5 मार्क्स कैरी करती थी, लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके तुरंत बाद आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन एडिशनल क्वेश्चन का, और एडिशनल क्वेश्चन में टोटल 107 क्वेश्चंस और सारे के सारे क्वेश्चंस इजी है, और आपको खुद को लगेगा देख के कि यार ये क्वेश्चन भी पूछने लायक थे। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप पूरी वीडियो मत देखिए, सिर्फ और सिर्फ उस डाउट से रिलेटेड वीडियो को देखिएगा, बाकी पूरी वीडियो को स्किप कर दीजिए क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एडिशनल क्वेश्चन के साथ। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।